कैपेसिटेंस ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब करा दिया। पहले ए देख लिया, मैं इसे पूरे प्रॉपर डेरिवेशन करा रहा हूं इसको, ठीक है। अरे कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं यार। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है भैया, टी है, क्या है, और दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी क्या है, डी है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, एप्सिलॉन आ रहा है, क्या है। तो इसके अंदर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मीडियम की वो होगी आपकी ई नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर, याद होगा आपको। किसी भी मीडियम के अंदर जो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में क्या होती है, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रेशियो के क्या होती है, बराबर होती है। और बीच में यहाँ पे जो स्पेस है वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट, क्या होगी। अच्छा पोटेंशियल आपको बता रखा है मैंने, अगर मान लीजिए दो पॉइंट है ए और बी के, ए दे रखा है, ये पॉइंट बी दे रखा है, और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या आर है आपकी, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई इंटू में आर, क्या होगा, ई क्या है, इसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड, आर क्या है, इनके बीच की दूरी। ध्यान दीजिएगा, तो भैया जो वी पोटेंशियल है ना, उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, इस पूरे पे आएगा, कितना आएगा, जितना ये अप्लाइड पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, इस पूरे के ऊपर आएगा। तो ये अप्लाइड पोटेंशियल दो जगह पे जा रहा है, एक तो स्पेस में और दूसरा क्या आ रहा है, एक मीडियम पे। तो स्पेस का पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल, ध्यान दीजिए, स्पेस का पोटेंशियल होगा, स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था, ई नॉट, क्या है। और देखिए मीडियम ने कितनी जगह घेर रखी है, टी कितनी घेर रखी है, और कुल जगह कितनी है, तो स्पेस के लिए जगह कितनी होगी, डी माइनस टी, क्या होगी, डी माइनस टी, ठीक है। मीडियम का पोटेंशियल निकालना, तो मीडियम का पोटेंशियल क्या होगा, मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में मीडियम के लिए जगह, मीडियम की जगह कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो v इक्वल्स टू में ई नॉट, और ये क्या होगा, डी माइनस टी, है ना, और ई एम क्या होगा, ई नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर इंटू में टी। ई नॉट ई एम क्या, ई नॉट क्या करो, कॉमन ले लो, ये क्या होगा, डी माइनस टी, टी, और ये क्या होगा, टी अपॉन में एप्सिलॉन आर, यार एप्सिलॉन आर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, दो पैरेलल प्लेट के बीच में, और दो पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है आपकी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, याद है। दो पैरेलल प्लेट के बीच में ई नॉट क्या है, दो पैरेलल प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के एप्सिलॉन आर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आपको बता दूं सिग्मा होता क्या है, चार्ज अपॉन में एरिया है। चार्ज देखिए, इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू, और इसका एरिया कितना है, ए, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, चार्ज अपॉन में एरिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वी पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज अपॉन में एरिया एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में एप्सिलॉन आर, ये हो गया आपका पोटेंशियल, क्या आ गया। और आपको पता है चार्ज कितना है इसके ऊपर, प्लस क्यू, यहां पर क्या है, तो कुल चार्ज ट्रांसफर कितना होगा, माइन क्यू का, चार्ज का जो, सुन लीजिए, अगर एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आया है, एक प्लेट पे क्या है माइनस क्यू चार्ज आया है, तो कुल चार्ज का ट्रांसफर कितना हुआ होगा, कोई बताए मुझे। अगर क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, ऑफ सोडियम पर +1 चार्ज होता है, तो कितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, एक का, एक इलेक्ट्रॉन चलकर गया कहां पर, क्लोरीन की तरफ, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन चला गया क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन पर एक नेगेटिव हो गया, उतने क्या हो गया, एक पॉजिटिव। अगर मैं कहूं इस पे प्लस क्यू चार्ज आया, इस पे माइनस क्यू चार्ज आया, तो कुल कितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, क्यू चार्ज का, क्या हुआ है, तो ट्रांसफर चार्ज कितना हो गया आपका, क्यू हो गया। आपको कैपेसिटेंस पता है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, कौन सा चार्ज, ट्रांसफर चार्ज, कौन सा पोटेंशियल, इस पैरेलल प्लेट के बीच का पोटेंशियल, ठीक है भैया। तो क्यू, और आपको वी की वैल्यू ये पता ही है पूरा, है ना, डालिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। इसके आने की संभावना 98 से लेकर 99% के बीच में होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्री फंड का टॉपिक है, आसान टॉपिक है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर दिया मैंने इसको, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है भैया। हाँ डेरिवेशन, फिर क्या कह रहे हैं सुन लीजिए,
अगर इस कैपेसिटर के स्पेस को, जो कि टी जगह घेर रखी है मीडियम ने, उसको पूरी तरीके से देखो, इसमें इतना ही तो स्लैब डाला गया था, अगर मैं पूरे में स्लैब भर दूं तो क्या होगा, इसकी जो थिकनेस होगी वो डी के बराबर हो जाएगी, डी इक्वल्स टू में, अगर पूरे स्लैब को घुसेड़ दो तो स्लैब की थिकनेस बराबर में स्पेस बिटवीन प्लेट, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी, दोनों क्या होंगी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो भैया डी माइनस टी, दोनों को मैं क्या करो यहाँ पर सेम वैल्यू रख दो, तो डी माइनस डी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया तो ये ऊपर गया तो आपका क्या आ गया, कैपेसिटेंस ही आ जाएगा। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में डी। ठीक है, मैंने आपको एक परसों ये भी बताया था कि अगर आप कोई मीडियम डालते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, याद है? देखो ये इसकी वैल्यू अगर जितनी ज्यादा रहेगी कैपेसिटेंस क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, क्यू अपॉन में वी। आप देखोगे कैपेसिटेंस जो होता है वो वी पोटेंशियल का क्या होता है, इनवर्सली होता है। यदि आप पोटेंशियल को कम कर दो तो कैपेसिटेंस क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। होता क्या, इसके बढ़ाने पर कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और रीजन क्या है, बड़े सिंपल से रीजन है। देखिए एप्सिलॉन आर अगर ज्यादा होगा तो आपको पता है एप्सिलॉन आर ज्यादा होता है तो इसका मतलब मीडियम का पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपको बताया था पोलराइजेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कैपेसिटर के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अपोजिट होती है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की है प्लेट्स की, और दूसरी क्या है, मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो उस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो उस रीजन का पोटेंशियल भी क्या होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली इनटू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो पोटेंशियल भी क्या होगा, और जब पोटेंशियल कम हो जाता है तो कैपेसिटेंस क्या होता है, समझ गए भैया? तो ये रीजन होता है। ठीक है, खैर ये मैंने पहले बता दिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद मेटालिक स्लैब, क्या डालना है इस बारी, और उसकी थिकनेस क्या है। ठीक, आपको बता दूं मेटालिक स्लैब, मेटल जो होती है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसकी जो पोलराइजेशन होता है वो भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, आप कितना भी उसको पोलराइज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एक मेटल के सामने -2 कूलम का चार्ज रख दोगे तो मेटल पोलराइज होकर के +2 कूलम का चार्ज ला देगी। अगर आप +2 कूलम का चार्ज रखते हो तो मेटल पोलराइज होकर -2 कूलम का चार्ज ले आएगी। ये मेटल है, मान लीजिए मेटल बॉडी है, मेटल बॉडी है, और इसके ऊपर इसके पास में आप कितना चार्ज लाए, 4 कूलम का। क्या लाए, तो इस पे क्या आएगा, -4 कूलम का। अपने आप मेटल के साथ ही होता है। अगर नॉन मेटल होता तो 4 कूलम से बहुत कम आता, यहाँ पे 4 लाते हैं तो यहाँ पे सकता 0.5 कूलम चार्ज आता, कम चार्ज आता। लेकिन मेटल केस में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसकी चार्जिंग भी क्या होती है, बहुत अच्छे से हो सकती है। तो अगर प्लस चार्ज यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, -4 कूलम आ जाएगा, इक्वल अपोजिट चार्ज होगा। अगर यहाँ पे -4 कूलम लाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, +4 कूलम। समझ गए भाई, इक्वल और अपोजिट चार्ज आते हैं बराबर मेटल केस में, ध्यान रखना। चलो अब आते भैया बेसिक कंसेप्ट पे इसके। ठीक है, तो आपको पता स्लैब की थिकनेस क्या है, टी, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी क्या है, डी। क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी क्या है, डी। स्पेस के लिए जगह कितनी ऑक्यूपाई है, डी माइनस टी। स्पेस के लिए जगह, क्योंकि टी तो इसने घेर लिया ना, कुल जगह कितनी है, तो स्पेस में कितना खेलने का मैदान कितना बड़ा होगा। ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसकी चौड़ाई कितनी है, टी, पूरा प्लॉट की चौड़ाई कितनी है, तो खेलने के लिए मैदान कितना बचा, डी माइनस टी। अब खेलने के मैदान में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट। और आपको बता दूं मेटल के अंदर किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मानी जाती। अब इसका रीजन सुन लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि इधर क्या है, प्लस क्यू चार्ज, इधर क्या है, तो इधर क्या आएगा, -Q चार्ज। क्या आएगा, इधर क्या है, तो इधर क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की और इधर की, इधर देखो +Q -Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट है, और इधर भी क्या है, +Q -Q से भी क्या होगी, ई नॉट ही होगी। तो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दोनों प्लेट्स के। देखिए मीडियम के अंदर, अगर मीडियम क्या है, मेटल है, तो मेटल के द्वारा मेटल जो पोलराइज होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और जो प्लेट जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ई नॉट, दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये इलेक्ट्रिक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और इनका इसका पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। दोनों एक दूसरे क्या है, इक्वल अपोजिट है, इसलिए मेटल के अंदर किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, 0। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वहां का पोटेंशियल भी क्या होगा, 0। अब बचा स्पेस में, तो अपने को पता भैया यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना है, V। वो कहां पर आएगा, केवल स्पेस में। कहां पे आएगा, स्पेस में, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना ही क्या होगा, पोटेंशियल होगा। समझ गए, तो स्पेस का पोटेंशियल कितना निकलेगा, तो स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट। और स्पेस कितना बचा है, D3 तो इसने घेर लिया है, स्पेस कितने बचा है, D माइनस टी। और आपको पता है ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। ये D माइनस क्या होगा, टी हो गया। और आपको पता है भैया सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन में ए एप्सिलॉन D माइनस टी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया पोटेंशियल। कैपेसिटेंस क्या होता है,
क्यू अपॉन में वी। क्यू क्या है? ट्रांसफर चार्ज, और वी क्या है भैया? उसकी वजह से पोटेंशियल। क्यू ए एप्सिलॉन डी माइनस टी, और भैया क्यू से क्यू का हुआ कैंसिल होगा तो क्या हुआ? ए एप्सिलॉन डी माइनस टी। समझ गया भैया? ये हो गया कैपेसिटेंस जब आपने क्या डाला? मेटल डाला। क्या डाला? ये डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि इस पूरे स्पेस को कहा क्या भर दिया जाए? मेटल से। क्या भर दिया जाए? तो क्या होगा? बुलबुल बता। अगर मैं पूरे स्पेस को ही मेटल से भर दूं तो क्या होगा? दिमाग लगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? इसके अंदर जीरो थी, क्योंकि मेटल था। पता ना क्यों? मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो इसलिए होती है क्योंकि जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उतनी ही मेटल पोलराइज करके क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है। दोनों अपोजिट होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। अब पोटेंशियल जीरो है तो अगर मैं पूरे स्पेस में ही आपका क्या रख दूं? मेटल। इस पूरे स्पेस को क्या भर दूं? मेटल से भर दूं, तो इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा? अब इसका पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगा, तो पोटेंशियल जीरो, तो कैपेसिटेंस क्या होता है? क्यू अपॉन में वी, और क्यू जीरो यानी क्या हुआ? इनफाइनाइट। क्या हो गया? यानी अगर आप मेटल, ये कैपेसिटर के अंदर मेटल घुसेड़ दोगे पूरा का पूरा, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। उसको कितना भी चार्ज दो, उसका पोटेंशियल कभी भी नहीं बढ़ने वाला है। समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, काफी ज्यादा। हाँ, बीच वाला भी मेटल है बोला तो। आने की संभावना कितनी है? इसके आने की संभावना भी इतनी है, 90 से 95%। ठीक है भैया? अब देखिए, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा भैया एक पैरेलल प्लेट था। क्या था? तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस आप सबको पता है, एप्सिलॉन अपॉन में डी। कह रहा है इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसकी थिकनेस क्या है और डी क्या है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा बताइए? तो इसका क्या, सॉरी, इसका पोटेंशियल क्या होगा? पहले इसका निकालते हैं। वैसे फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसका कैपेसिटेंस तो पता लग गया ना, इसका निकालते हैं। तो भैया देखिए, पोटेंशियल भी है तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा? प्लस क्यू, इधर क्या होगा? माइनस क्यू। इसका ये स्लैब है, क्या है? जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के। यानी ये मेटल नहीं है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बताइए? मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? मैंने बोला, सुन लीजिए, चलो मान ली, वैसे मैं बता दूं आपको, इन्फिनिटी होता है, लेकिन इन्फिनिटी क्यों होता है ये भी सुन लीजिए। रीजन क्या है आपको पता है भैया? मेटल को कितना भी चार्ज दे दो, उसका पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा? जीरो। क्या रहेगा? यानी उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो है, यानी वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? जीरो। यानी वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमेशा जीरो है तो आपको याद होगा उसका पोलराइजेशन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों है? क्योंकि उसका पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? और पोलराइजेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा मतलब इनफाइनाइट। समझ गया भैया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं इस चीज को। मेटल के अंदर किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन क्या है? कि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को मेटल हमेशा क्या करता है? पोलराइज करके कैंसिल कर देता है। यानी उसका पोलराइजेशन क्या होता है? बहुत बढ़िया हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। अब जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है उसको मैंने बताया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक नंबर होता है जो बताता है किसी मीडियम का पोलराइजेशन कितना होगा। तो अगर मेटल का पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होता है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होगा? बहुत। और बहुत ज्यादा का मतलब क्या होता है? अब अगर फॉर्मूले से देखना चाहो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। अब आपको पता है मीडियम क्या है? मेटल है। क्या है? तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है? तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो क्या होगा? तो इसलिए आपकी मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट तो नहीं है, क्या है? फाइनाइट है। क्या है? के दे रखा है। क्या रखा है कि बताइए इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? ठीक है? यही कैपेसिटर था, उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसकी थिकनेस क्या है? 3d अपॉन में 4 है। क्या है? 3d अपॉन में 4 है। कह रहे हैं अब बताओ कि अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? देखिए बड़ा आसान फॉर्मूला है। इस ये बच्चे ने तो क्या कर रखा है, इसमें सीधा फॉर्मूला डाल रखा है। तो मान लीजिए अगर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो आपको कंसेप्ट अगर याद होगा फिर भी आप इस क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं कंसेप्ट से करा रहा हूँ, फॉर्मूले से नहीं करा रहा हूँ। देखिए कैसे हुआ। इसका कैपेसिटेंस पता है मुझे, अब इसको डालने पर देखिए क्या होता है। मैंने क्या निकालता इसका, सबसे पहले पोटेंशियल निकाला, इसका पोटेंशियल वी है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? इसका पूरे का पोटेंशियल वी ही होगा। अब वो पोटेंशियल दो पार्ट में जाएगा, एक तो स्पेस में वी नॉट, और दूसरा क्या होगा? मीडियम में। कोई दिक्कत तो नहीं है। स्पेस का पोटेंशियल क्या होता है? स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्पेस के लिए जगह कितनी है? तो कुल जगह कितनी है? डी। और घर कितने बना लिया? तो जगह कितनी बची खेलने के लिए? डी माइनस 3d अपॉन में। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, यहां पर मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ईएम है। क्या है?
EM, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड में EM है तो पोटेंशियल क्या होगा, EM इंटू में इसके लिए जगह कितनी है 3D अपॉन में, समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए मैंने कहा ये जो पोटेंशियल है वो एक तो यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, तो यहाँ के पोटेंशियल को मैंने क्या किया स्पेस का पोटेंशियल, और इसके अंदर के पोटेंशियल को मैंने क्या किया मीडियम का पोटेंशियल। स्पेस का पोटेंशियल क्या होगा, स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि E0 होती है, स्पेस के लिए जगह कितनी बची है, तो 3D अपॉन में 4 तो इसने घेर लिया, स्पेस कितना है D है, पूरी जगह कितनी है D, तो स्पेस कितने बचा, तो स्पेस का पोटेंशियल आ गया। अब मीडियम का पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या अज्यूम कर ली EM, और मीडियम की जगह कितनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है E0, और ये लिख दिया D माइनस, इसको सॉल्व करोगे क्या D बाय में 4 आएगा, क्या आएगा, और EM की वैल्यू क्या होगी E0 अपॉन में एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर क्या, आर की वैल्यू क्या है K, तो इसे लिख दिया हमने, और ये क्या 3D अपॉन में 4 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। E0 कॉमन कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, और D बाय में 4 भी क्या हो गया कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 3 बाय में K बचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। D E0 की वैल्यू क्या होगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है भाई, याद है E0 क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या होगा इधर क्या होगा 1 प्लस, सॉरी उल्टा लिखे ना 4 है, ये क्या होगा K प्लस, अब ऐसे 3 प्लस K अपॉन में K, ठीक है। अच्छा Q को क्या लिखेंगे, ये सिग्मा को क्या लिखेंगे DQ अपॉन में 4A एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा K प्लस 3 अपॉन में, ये हो गया आपका क्या पोटेंशियल, क्या आ गया आपको पता है ये कैपेसिटेंस क्या होता है, इसका कुल कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, चार्ज Q है, पोटेंशियल कितना है बताइए Q 4A एप्सिलॉन नॉट K प्लस 3 अपॉन में K, कोई दिक्कत तो नहीं है, Q से Q क्या हुआ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये ऐसे करोगे तो हो सकता है नंबर थोड़े बहुत काट ले, जैसे मैं कर रहा हूं उसमें 3 में 3 नंबर आएंगे, और ये सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है CBSE के हिसाब से, ठीक है। हाँ अब देखिए इसको इसको भाई प्लीज चुप रहिए, ये पूरा ऊपर जाएगा तो क्या होगा 4A एप्सिलॉन अपॉन में D, और ये भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा K प्लस 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या है C0 है, ये क्या है स्टार्टिंग का कैपेसिटेंस, तो ये जाएगा आपका आंसर क्या आ गया 4C0 K अपॉन में K प्लस 3, दैट इज द कैपेसिटेंस इस केस का, ठीक है भैया। ये इस फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूला डाल के कर लो, चाहिए ऐसे कर लो, ठीक है। हाँ आसान तो जैसे मैंने किया उससे आसान है, क्योंकि ये करोगे ना तो डेरिवेशन भी आपकी हो जाएगी, डेरिवेशन की भी प्रिपरेशन रहेगी आपकी। कौन सा, तब तो तेरी शकल भी लगती है मेरे को, फिर फालतू बातें क्यों कर रहा है, मैं कह रहा हूँ डेरिवेशन इसे करेगा तो डेरिवेशन आ जाएगी, बात कर रहा है, जिसको डेरिवेशन आती हो कर लेगा आराम से, शुगर कहीं का, तुझे नहीं आती तो फेल है, तो पास कर ले बस, इतना मत बोल कि मेरा दिमाग खराब हो जाए मैं तेरे को फेल दूं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या है भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में भैया बता दूं, दो कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन कभी भी सिलेबस में नहीं आता, डेरिवेशन कभी नहीं आती, इतना ध्यान रखना। पहला कॉम्बिनेशन क्या है भैया सीरीज, सीरीज में हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या होता है सेम रहता है, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, चार्ज क्या होगा सेम रहेगा। रीजन बड़ा सिंपल सा है, कोई जानता रीजन, नहीं जानता बता देता हूं मैं। देखिए मान लीजिए पहले अनचार्ज थे सारे कैपेसिटर, क्या थे ध्यान दीजिएगा, पहले सारे कैपेसिटर क्या थे, बैटरी जोड़ दी, क्या कर दिया बैटरी जोड़ दी, इसको बैटरी जोड़ दी, तो बैटरी जोड़ी तो बैटरी का किससे कनेक्टेड है प्लस से, तो प्लस से कनेक्टेड है तो इधर क्या होगा, ये पहले न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, सब न्यूट्रल थे, क्या थे, तो भैया जब यहां से न्यूट्रल था, न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज, क्या होता है, तो इधर प्लस क्यू है तो इधर क्या होगा माइनस क्यू भी होगा, है ना, बोला इधर अगर प्लस क्यू है तो इधर माइनस क्यू भी, न्यूट्रल का मतलब यही होता है। तो लेकिन जैसे हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया ना, इस पॉजिटिव ने क्या किया कि इस माइनस वाले को अपनी तरफ खींच दिया, तो यहाँ पे क्या बचा केवल प्लस क्यू बचा, समझ गए, क्या आ गया इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, ध्यान दीजिएगा। अब ये प्लस क्यू आया, ये इस पे क्या आ गया प्लस क्यू, ये प्लेट भी क्या थी न्यूट्रल थी, क्या थी अब न्यूट्रल थी, लेकिन इस प्लेट से क्या किया, इस पे भी नेट चार्ज क्या था जीरो था, तो बाय इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है, इधर प्लस क्यू था तो इसके ऊपर क्या इंड्यूस होता है माइनस क्यू, क्या होता है, ये माइनस क्यू आया कहां से, तो ये इस वाली प्लेट से आया था, क्या आया था
क्योंकि इस वाली प्लेट में क्या था, प्लस क्यू और माइनस क्यू, क्या था, तो इस प्लस ने इस माइनस को क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया, और इस वाली प्लेट पे क्या गया, माइनस क्यू, और इस पे क्या बचा था, प्लस क्यू। इस प्लस क्यू ने क्या किया, ये प्लेट भी क्या थी पहले, ये प्लेट भी क्या थी, प्लस क्यू माइनस क्यू न्यूट्रल थी, तो इससे क्या किया, खींच लिया, इस पे क्या गया, इस पे क्या हो गया, प्लस क्यू। देखिए माइनस क्यू चार्ज यहां से गया, केवल यहां से कितना चार्ज गया, माइनस क्यू, लेकिन उस माइनस क्यू के जाने की वजह से यहां पर क्या गया, प्लस क्यू। इस प्लस क्यू की वजह से यहां पे क्या गया, बाय इंडक्शन। अब माइनस क्यू यहां पर आ गया, तो यहां पे क्या होगा, बाय इंडक्शन, यहां पर क्या होगा, बाय इंडक्शन यहां पे क्या होगा, प्लस क्यू, और जो माइनस क्यू यहां से गया था वो इस वाली प्लेट पे आ गया। ठीक है, तो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, क्यू का ही, लेकिन उतना ही चार्ज क्या हुआ, सब पे आ गया। इस पे भी माइनस क्यू प्लस क्यू, मतलब क्यू चार्ज आ गया। इस पे देखिए, ये मत सोचना कि नेट चार्ज निकालना, नेट चार्ज जीरो नहीं है, इस पे क्या है, माइनस क्यू है, क्या है, माइनस क्यू। इस पे भी, सब पे। सीरीज में हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है, क्या रहती है। अब आपको पता है हर कैपेसिटेंस क्या है, अलग अलग होगा। इसका कैपेसिटेंस क्या है, C1, इसका कैपेसिटेंस क्या है, इसका कैपेसिटेंस क्या है। अब सबका चार्ज, सब पे चार्ज तो सेम है, लेकिन सबका कैपेसिटेंस क्या है, तो पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस। अब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, और जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा। इसीलिए सब पे पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है। सीरीज में सब पे चार्ज क्या होता है, सेम रहता है, लेकिन चार्ज सेम होने के बावजूद भी कैपेसिटेंस अलग अलग होने की वजह से सबका पोटेंशियल भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है, वोल्टेज इज डिफरेंट। वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, समझ गए भैया, केवल आपको ये बात ध्यान रखनी। और कुल जो वोल्टेज होता है, ये कुल वोल्टेज है, क्या है, वो इसका वोल्टेज V1, वो इसका वोल्टेज V2, और इसका वोल्टेज V3, सबके सम के क्या होगा, बराबर। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर 10 वोल्ट वोल्टेज है, तो ये 10 वोल्ट वोल्टेज क्या होगा, इन सारे सीरीज वालों के सम के क्या होगा। इस पे हो सकता है 2 हो, इस पे 3 हो, इस पे क्या हो 5 हो, मतलब तीनों का जोड़ोगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। समझ गए। तो ध्यान रखना, आपको याद क्या करना है, डेरिवेशन नहीं आती कुछ भी, सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू में CV, Q इक्वल्स टू में पहला फॉर्मूला ये। दूसरा, सीरीज में हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। हर कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है, ड्यू टू डिफरेंट कैपेसिटी। अलग अलग कैपेसिटी होने की वजह से सब पे पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग रहेगा। समझ गए। अब आते भैया, देखिए क्वेश्चन कर दे रखा है यहाँ पे, और हाँ रिजल्ट ये आता है, ध्यान रखना। सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होता है, 1 बाय में C1 प्लस 1 बाय में C2 प्लस 1 बाय में C3, ये ध्यान रखना बस। बताओ आर्यन, पोटेंशियल सब पे क्या होगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, आ जा, आ जा, इधर आ जा, आ जा। हाँ बेटा, पापा तेरे मारते नहीं जा, जा। समझ गया, क्या सेम रहता है, कैपेसिटेंस से, आ जा। सीरीज में हर कैपेसिटर के ऊपर क्या सेम रहता है, चार्ज, अलग क्या रहेगा, पोटेंशियल। समझ गया, समझ गया। और वो छोड़, अब तू बता दे हरजीत कि कुल पोटेंशियल किसके बराबर रहता है सीरीज में। पोटेंशियल, हाँ, जो जितना चार्ज हुआ है। और क्या हुआ है, आजा, 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 आजा भाई, आजा। क्या हुआ, चार्ज अपने टाइम, हाँ, चार्ज टाइम कहाँ से आ गया तुम्हें, समझा। हर, सुन, अरे जा रहा हूँ ना, अरे तेरी भैंस की पूंछ, इतना बड़ा हो गया तुझे अगर मेरी ये के सब। अब ऐसी नहीं, वो तो धीरे मारा मैंने, तबीयत खराब है मेरी थोड़ी। अब तो हाथ समय का हाथ है भाई, समय की मार सबसे तेज लगती है, पता है ना आपको। और अर्शदीप के चार्ट नहीं बोलने दे, दुख हुआ है बेचारी को। अरे क्या दुख हो, ठीक है, तो भाई देखिए सब पे चार्ज क्या होता है, सेम रहता है, सब पे पोटेंशियल डिफरेंट रहता है। यदि आपको टोटल पोटेंशियल निकालना तो हर कैपेसिटर के पोटेंशियल को क्या करो, डायरेक्टली ऐड कर दो। नहीं बोल रहा हूँ बेटा मैं, सिंपल से, इतने साधारण वर्ड में बोल रहा हूँ, 4 बार। मैंने कहा था कि रिवीजन करा रहा हूँ, तो भैया आप जाके पढ़ लेना एक बारी, नहीं पढ़ोगे भूल जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ, ऐसी चीज ही नहीं है।
ठीक है, ये गाली थोड़ी ना जो तू देता गली में, गाली तो बोल मैं अभी बना दूं, नहीं 4-5 और बना दूंगा और बता खड़े खड़े, ये चीजें नहीं होती। ये भाई सुन, इन चीजों को प्रैक्टिस करने से ही इनमें पारंगत हासिल होते हैं, समझ गया। कोई चीज बोली जाए और एक बार में एकदम सही निकल आए तो इसका मतलब नहीं कि एक बार में सही निकली, वो न जाने कितनी बार बोली गई है उसके बाद सही निकलती है। समझा नहीं समझा? प्रैक्टिस मेक्स मैन हाँ परफेक्ट। बिल्कुल, लेकिन तुझे नहीं बना पाएगी जा, कमजोर आदमी। घुसंडी के बाद सब लग रहा है। अब अगला क्वेश्चन फिर पूछूंगा तेरे से। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है टोटल कैपेसिटेंस के सीरीज में? 1/C1 + 1/C2 + 1। एक बात और देखना, यहाँ पर जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कुल कैपेसिटेंस निकालते हो तो जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होगा, जो सबसे छोटा, उससे भी छोटा क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? मान लीजिए आप 1 फराडे, 1 करोड़ फराडे और 50 करोड़ फराडे को सीरीज में जोड़ रहे हो, तो जो नया रिजल्ट आएगा ना सीरीज में, वो 1 फराडे से भी क्या आएगा? छोटा आएगा। समझ गया? ये ध्यान रखना, मैं लिखवा रखा, वैसे लिखवा रखा होगा, ठीक है, समझ गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखिए बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखिए भैया, मैं बता रहा हूँ यही टाइम है पढ़ने का। अब तक जो पढ़ा पढ़ा, लेकिन अब मैं याद दिलाऊंगा आपको मार मार के, तो इसी टाइम में आपको याद कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे घुसंडों का प्रहार आपको अगर याद आएगा तो आप कुछ ना कुछ करोगे करोगे, घर बैठ के तो वही कुछ नहीं होने वाला, पहले बता दे रहा हूँ मैं। आप 10 दिन घर बैठ जाओ, मैं बता दे रहा हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। 10 दिन घर बैठ जाना, अपना डाटा दिखा देना 11वें दिन की आपने क्या किया, कुछ नहीं किया होगा आपने। पता क्या होता है, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुन ले। नींद नहीं, वो तो नींद आना तो अच्छी बात है। 11 दिन अगर आप बैठ जाओगे ना, तो पहले दिन तो आप प्लान बनाओगे बहुत तगड़ा, उसमें केवल सुसु करने का टाइम खाली रहेगा, खाना पीना तो खाते वक्त पढ़ते वक्त ही हो जाएगा, इतना टाइट टाइम टेबल होता है, ठीक है। और अब होता क्या है, जैसे मान लो आपने 6 बजे का पढ़ने का टाइम बना रखा है, सुबह 6 बजे उठना है, और अगर वो 6:01 हो गए तो यार आप 1 मिनट तो हो गया, अब यार 7 बजे से स्टार्ट करूंगा, अब 7 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब 7 से स्टार्ट किया, अब भाई 7 बजे जब उठोगे ना और 7:30 बज जाएंगे तो भाई तब भी नहीं पूरा पाया, फिर आपको डिप्रेशन ज्यादा है, यार मेरा 1 घंटा निकल गया, मेरा 1 घंटा निकल गया, अब क्या होगा, अब तो, अब भाई अब जो टाइम टेबल बनेगा ना उसमें सांस लेने का टाइम नहीं रहेगा, ठीक है, सांस। फिर आप जैसे आपने 8 बजे बोल दिया ना, तो अगर 8 बजने में 1 मिनट बाकी है तब भी आप पेन को नहीं हाथ लगाओगे, 8 बजे ही पढ़ूंगा, 8 से पहले नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद भाई 1-2 घंटा पढ़ने के बाद उसके बाद आपको अंगड़ाइयां आने लगती है, उसके बाद आप लेट जाते हो, उसके बाद फिर सो जाते हो, उसके बाद जब उठते हो उसके बाद और तगड़ी डिप्रेशन आती है, यार कुछ नहीं किया मैंने, अब क्या होगा। अब पता क्या था, 11वें दिन पता क्या होता है, हार मान जाते हो आप, कहते यार अगले साल ही करूंगा तैयारी, अब नहीं होनी, देवदास के बन के पीछे बैठ जाते भाई, कुछ नहीं है। रेगुलर क्लास में बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल रिकॉर्ड है, मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया ऐसे बच्चों को कि नंबर उसी बच्चे के आते हैं जो लास्ट तक आता है, मैंने देखा, खुद देखा। मैं ये नहीं कह रहा भाई मेरे को क्या दिक्कत है, मैं तो फीस ले लूंगा, माओ बताओ, मैं मार्क्स की फीस ले लूंगा, मतलब जब तक पढ़ाऊंगा ये तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बता दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप यहाँ की छुट्टी करके नंबर ला सकते हो, तो किसी भी कीमत पे नहीं ला सकते नंबर। मैंने देखा है भाई, मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है जो घर पे बैठ जाते हैं ना, सिलेबस खत्म होने के बाद नंबर नहीं आते भाई, मैंने देखा है। और उस गधे बच्चे के भी नंबर देखे हैं जो रेगुलर आ रहा है, मेहनत कर रहा है, जो करा रहा हूँ वो करते जा रहा है, उसी फ्लो में चलता जा रहा है। अब कुछ नहीं करना होता यार भाई, जितना मैं पढ़ा दूं उसी को जाकर रिवाइज कर लो, रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, खत्म भाई। इतने साल से पढ़ा रहे तो पता तो होगा ही पेपर वहीं से आता है। 11वीं में मैंने बताया था भाई पेपर यहाँ से आएगा, तो आया भाई। इस बार डोमेन थोड़ी ज्यादा रहेगी, इस बार थोड़ी डोमेन क्या होगी, ज्यादा रहेगी, इस बार ज्यादा टॉपिक्स में से होंगे, तो भाई बोर्ड का पेपर है तो आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो देखोगे नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम करने का सोचोगे, तो अब तो और आसान है आपके लिए। पहले केवल इंपोर्टेंट देखते थे, उसमें से हो सकता है कि कुछ आते कुछ नहीं आते, तो इसलिए नंबर कम आते थे। अब क्या होता है कि बच्चा इंपोर्टेंट नहीं पढ़ता, सब पढ़ता है, ठीक है, इसलिए अब आपके पास ज्यादा मौका है। रिटर्न में प्रैक्टिस मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको कितना भी आता रहेगा, रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं है तो आपके नंबर कभी नहीं आ सकते। मैं हमेशा ही शुरू से ये बोलता हूं, रिटर्न में प्रैक्टिस सबसे जरूरी है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से जोड़ा जाता है, ठीक है, और हर कैपेसिटर को एक ही बैटरी से जोड़ा जाता है। इस कैपेसिटर को भी, इस कैपेसिटर को सबको एक जोड़ा है, इसलिए सबका पोटेंशियल क्या होता है,
सेम रहता है, सब एक ही पोटेंशियल पे रहते हैं क्योंकि सब क्या है, एक ही बैटरी से जुड़े हुए हैं, समझ गए। लेकिन सबका कैपेसिटेंस क्या है, अलग अलग है। सबका पोटेंशियल सेम है लेकिन सबका कैपेसिटेंस क्या है। तो भैया आपको पता है भैया कि जो क्यू होता है वो सीबी के क्या होता है, बराबर होता है। सबका कैपेसिटेंस क्या है, सबका पोटेंशियल क्या है, सेम है। सबका पोटेंशियल यानी इस टर्म में पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या होता है, तो आप देखोगे चार्ज इज डायरेक्टली इनटू क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। क्या होगा, यानी अगर मान लीजिए कोई 4 कूलम का 4 फराडे का है, ये 1 फराडे का है, ये 3 फराडे का है, तो बताओ सबसे ज्यादा चार्ज किस पे आएगा। सबका पोटेंशियल सेम होता है, जिसका कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा होगा उसके ऊपर चार्ज भी क्या आएगा। तो 4 फराडे वाले के ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज, 1 फराडे वाले के पास सबसे कम चार्ज, 3 फराडे वाले के पास दूसरे नंबर का चार्ज। और अगर आप सारे चार्जों को जोड़ दोगे तो ये क्यू के बराबर आ जाएगा। ये क्या है, कुल चार्ज है। क्या है, कुल चार्ज क्या होगा, पहले पे चार्ज, दूसरे पे चार्ज, तीसरे पे चार्ज, सब पे यहाँ पे लिखा है कुल चार्ज क्या होगा, पहले वाले पे चार्ज, दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे, सबके चार्ज के बराबर होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, वोल्टेज क्या होता है, सब पे सेम रहता है, लेकिन चार्ज क्या होता है, सब पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बट जाता है। बटने का मतलब क्या है, अगर आपको कुल निकालना तो सारी बटी चीज को क्या करूं, ऐड कर दो, ठीक है भैया। और यहाँ का कैपेसिटेंस क्या होता है, C1 + C2 + C3। अगर आप 4 कैपेसिटर को जोड़ रहे हो, उसमें 1 करोड़ का कैपेसिटर भी है, 1 करोड़ फराडे का कैपेसिटर है, तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 करोड़ फराडे से भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये नीचे लिखवाया होगा मैंने, वैसे ये सारी चीजें मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है मैं लिखवा ही देता हूँ सारा। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कैपेसिटेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द हायर वन, सबसे बड़े वाले से भी क्या होगा, ज्यादा आएगा। और सीरीज में क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेस देन लीस्ट वन, छोटे वाले से भी क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ पर देखिए 3 4 10, ये तीनों किसमें है, पैरेलल में। किसमें है, तो कुल कैपेसिटेंस क्या होगा, 3 4 10 मतलब 17, क्या होगा 17 माइक्रोफैराड, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का, ठीक है, बहुत इसमें क्वेश्चन भी मैं साथ साथ में करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये है 3 9, कौन सा है 9, ये ना 9 और 9, बैटरी कितने लगी है, 120 वोल्ट की। कह रहा भैया पहले बताओ ये किसमें, सीरीज में पैरेलल में, हर्षित ये तीनों सीरीज पैरेलल में है, हाँ सोच ले, ठीक है सीरीज में। और सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/, तो भैया टोटल कैपेसिटेंस हमने क्या निकाल दिया, ठीक है 1/3। उल्टा करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना, क्योंकि ये 1/CT की वैल्यू है ये, तो CT की वैल्यू निकालनी तो क्या होगा, उल्टा कर दो, ठीक है। अब क्या कह रहा है भैया, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, सबके अक्रॉस में वोल्टेज निकालो। ध्यान दीजिए भैया, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज होता है चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस। क्या होता है, मुझे चार्ज तो पता ही नहीं है, मुझे चार्ज किसी पे चार्ज पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे सबका कैपेसिटेंस पता है, कैपेसिटेंस पता है, चार्ज निकाल लिया जाए चलो, तभी पोटेंशियल आएगा। तो भैया देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, चार्ज क्या होता है, अब मुझे निकालना है टोटल चार्ज कितना, मुझे पता सब पे चार्ज क्या होगा, सेम रहेगा। रीजन क्या है, ये तीनों किसमें है, तो तीनों पे चार्ज क्या होगा, तो अगर मैं चार्ज निकाल लेता हूं तो वही चार्ज सब पे रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो हमने क्या किया, चार्ज निकालने के लिए चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कैपेसिटेंस इनटू में टोटल पोटेंशियल। टोटल कैपेसिटेंस क्या है भैया, कितना है भैया, 9, कहां निकला 3 पिको फराडे, पिको फराडे, हाँ पिको 10⁻⁻12, ये टोटल कैपेसिटेंस हो गया। टोटल वोल्टेज कितना लगा रखा है 120, तो सॉल्व किया तो क्या हुआ 360 × 10⁻⁻12, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हुआ 3.6 × 10⁻10, ये हो गया, इतना चार्ज आ गया, इतना कुलाम। अब मुझे पता लगा इतना कुलाम चार्ज इस पे भी है, इतना कुलाम इस पे भी है, और इतना ही कुलाम कैपेसिटेंस सबका पता है। तो भैया चार्ज निकाल लिया हमने, क्या चार्ज क्या, देखिए पहले पे भी चार्ज इतना, दूसरे पे भी चार्ज इतना, तीसरे भी, क्योंकि किसमें है भैया, सीरीज में। किसमें है ये, सीरीज में है, ठीक है। और पोटेंशियल निकालना तो V1 किसके बराबर होगा, V1 किसके बराबर होगा, Q1 C1, Q1 पता है, C1 पता है, निकालोगे। V2 किसके बराबर, Q2 V3, सब पे सेम रहेगा, समझ गया। अब देखो सब पे चार्ज भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम है, क्यों, सुन लीजिए, सीरीज में मैंने अभी बोला पोटेंशियल सब पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब डिफरेंट नहीं होता कभी भी, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। डिफरेंट जब होगा जबकि सबका कैपेसिटेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, तो सबका पोटेंशियल तो सेम रहेगा, सॉरी सब पे चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। सब पे चार्ज क्या रहेगा, सबका कैपेसिटेंस अलग अलग होने की वजह से सब पे पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग। लेकिन यहां पर क्या है, सब पे चार्ज भी सेम है, सबका कैपेसिटेंस भी सेम है, तो सबका पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम रहेगा। और ये ध्यान रखना, अगर आप
C1 का पोटेंशियल क्या है, इतना है। C2 का पोटेंशियल क्या है, इतना है। C3 का, सबको जोड़ोगे तो आपका वही पोटेंशियल आएगा जो बाहर आपने बैटरी के थ्रू अप्लाई कर रखा है। कितना अप्लाई कर रखा है, 120 वोल्ट। कितना है, तो वही आ जाएगा। समझ गए भाई। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, ये किसमें है, पैरेलल में। किसमें है, आपको क्या निकालना है, कुल कैपेसिटेंस। कुल कैपेसिटेंस पैरेलल में सीधा जोड़ दो, क्या हुआ, 9 6 10 12, 12 क्या आ गया आंसर, 12 पिको फैराड। सीधा ऐड कर दो पैरेलल में, ठीक है। फिर क्या निकालना है, प्रत्येक पे चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, ध्यान दीजिए, यहाँ यहीं पे आप हो सकता है आप डम हो जाओ, दिमाग आपका डम हो जाए, लेकिन बातें ध्यान रखोगे तो आपको याद रहेगा। कुल मुझे पता है भैया कि इसके मुझे क्या पता है, कैपेसिटेंस पता है। अगर मुझे इसके ऊपर चार्ज निकालना तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू में पोटेंशियल। मुझे पता है बैटरी का कितना पोटेंशियल कितना है, तो मैं जानता हूं सबका पोटेंशियल तो सेम आएगा। कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल पता है, चार्ज निकाल लो। कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल पता है, चार्ज निकाल लो। कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल पता है, चार्ज निकाल लो। निकल गया। अभी क्या निकालना, बस यही तो निकालना है, खत्म हो गया। और कुल चार्ज निकालना है, कुल चार्ज निकालना है तो भैया आपको बताया था पैरेलल में अगर कुल चार्ज निकालना है तो पहले कैपेसिटर के साथ प्लस प्लस सबके जोड़ दो। समझ गए, ये आ गया। या दूसरा तरीका भी है कुल चार्ज निकालने का, क्या है, टोटल चार्ज इक्वल्स टू में टोटल कैपेसिटेंस इनटू में टोटल, तो टोटल कैपेसिटेंस तो हमने क्या निकाल लिया 12, और टोटल पोटेंशियल क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, यहां से भी आ जाएगा। या तीनों के चार्ज को क्या करो, ऐड कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हार्ड क्वेश्चन आएगा सीधा। ये तो एनसीईआरटी आ गई। अच्छा ये एनसीईआरटी के था क्या ऊपर वाले, आसान थे तो बड़े, ठीक है। आसान ही आते, पेपर में भी आसान होते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती, कर नहीं पाते। समझिए, देखिए भैया क्या रहा है भैया, 2 पॉइंट एक एग्जांपल कह रहा है कि यहाँ पर 1 और 2 चार्ज रखे हुए हैं। पहला चार्ज क्या है, 5 × 10 की पावर -10। दूसरा चार्ज क्या, -3 × 10 की पावर -8 कूलम चार्ज है, ठीक है। पी पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी क्या है भैया, 16 सेंटीमीटर है। आपको ए और बी के बीच की दूरी रखी है, और बी पॉइंट पर बोल रखा है पोटेंशियल क्या है, 0 है। क्या है, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पी पॉइंट, क्या है, तो कह रहा है भैया पोटेंशियल पी पॉइंट का क्या है, ए और बी के पोटेंशियल को अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या आता है, पी पॉइंट का पोटेंशियल 0 आता है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कैसे हुआ, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर। क्या होता है, के क्या है कांस्टेंट, क्यू क्या है चार्ज। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रखना, पॉजिटिव रखना। तो मैंने बता रखा है पोटेंशियल में नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव क्यों होता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों होता है, बता रखा है, याद है आपको। देखिए बता देता हूँ दोबारा से। नेगेटिव चार्ज क्या करता है, टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खुद खींच लेता है, यानी वो सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। सिस्टम वर्क करता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, उसका पोटेंशियल क्या होता है, कम हो जाता है, इसलिए नेगेटिव पोटेंशियल लेता है। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहता है, और पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज ले आने के लिए आपको खुद वर्क करना पड़ेगा। और जब आप वर्क करते हो तो एनर्जी क्या होती है, सिस्टम की बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ेगी तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गए, इसलिए पोटेंशियल भी क्या होता है, पॉजिटिव लेते हैं। समझ गया, तो ये हो गया भैया, ऐसे निकाल लोगे यहाँ पे, ठीक है। चलो नॉर्मल कैलकुलेशन है। ये एक हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल मतलब क्या होता है, 6 साइडों वाला, ठीक है। और आपको बता दूं हेक्सागोनल की साइड और सेंटर से दूरी क्या होती है, सेम रहती है, बता दूं, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर होगी, चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकूलम। आपको सेंटर पर कुल पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा के क्यू अपॉन में आर। तो अपने पास कितने चार्ज है, तो 6 की वजह से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से आंसर आ गया, ठीक है। ये है डाइपोल, क्या है क्वेश्चन गैस में। अच्छा कह रहा है, क्या हुआ भाई, देखिए कह रहा भैया आपको डाइपोल के इक्विटोरियल लाइन पर पोटेंशियल बताना है। तो आपको बता दूं डाइपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पर, लाइन पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, पता है क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इससे दूरी इस पॉइंट की, इससे दूरी इस पॉइंट की क्या होती है, सेम होती है। नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। एक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेम है, तो क्या होगा, नेट 0। इस पूरी लाइन पर ही आपको पोटेंशियल क्या होगा, मतलब ये लाइन जो है इसका पोटेंशियल क्या है, 0। मतलब इस पूरी लाइन का एक ही पोटेंशियल है, वो क्या है, 0। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, जिस लाइन का पोटेंशियल, जिस सरफेस का पोटेंशियल एक होता है उसे कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और आपको बता रखा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी पॉजिटिव से, और ऐसे नेगेटिव में आएंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे कहेंगे, इधर जाएंगे। समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, यहाँ पर डाइपोल के केस में केवल एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, ये नहीं। समझ गया, इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 0। सबका पोटेंशियल 0 है, सेम पोटेंशियल 0, तो क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ गया,
बंगाली? देखिए भैया क्या हुआ, इधर भी देख ले, मेरी आवाज उससे तेज आ रही है, फोन में ही ध्यान रहेगा इसका। अरे यार क्या करना। ठीक है, एक चार्ज है, एक स्फीयर है, जिसके सरफेस पे चार्ज कितना है 1.6। आपको इनसाइड सरफेस आउटसाइड पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले क्या निकालेंगे, इनसाइड। तो अगर एक होल स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो क्या आएगा, जीरो। क्या आएगी, तो भी सारा का सारा चार्ज कहाँ पे लाई करता है, उसकी सरफेस पे। अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। सरफेस पे निकालनी है तो सरफेस का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, याद होगा मैंने बताया था। पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन में आर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और आउटसाइड क्या होगा, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या यहाँ पर 18 सेंटीमीटर, सेंटर पॉइंट के, उस पॉइंट के और सेंटर के बीच की दूरी। समझ गया भैया, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए 2.5, ध्यान दीजिएगा। कह रहा भैया क्या है, कह रहा भैया एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या है 8 पिकोफैराड। क्या है, बीच में क्या थी, इस पूरी एयर को रिप्लेस किया आता है एक डाइलेक्ट्रिक से जिसका कांस्टेंट क्या है 6। आप बताओ नया कैपेसिटेंस क्या होगा। तो भैया आपको बता देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कैपेसिटेंस के टर्म में होता है कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम अपॉन में कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम। क्या होता है, ये तब का कैपेसिटेंस है जब आपने कैपेसिटर के अंदर क्या घुसेड़ दिया मीडियम, और ये तब का कैपेसिटेंस है जब उसके बीच में क्या था, स्पेस था। तो भैया आपको मीडियम का कैपेसिटेंस निकालना तो क्या होगा, मीडियम का कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन आर इंटू में सी नॉट। एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, क्या है 6, और पहले सी नॉट क्या था 8, तो क्या हुआ 48, क्या आ गया 48 और 96, सॉरी 96। अच्छा हाँ, सेपरेशन भी आधा कर दिया ना, सेपरेशन भी देखिए इधर देख ले, बहुत मारूंगा, ए एप्सिलॉन अपॉन में डी। तो ही बता हर्ष, अगर मैं एरिया बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा कम हो जाएगा, देख लिया। हाँ कैसे, डायरेक्टली है भाई, लेकिन क्यों, क्यों डायरेक्टली है, देखिए भैया एरिया बढ़ाने से चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, मैंने लिखवा रखा है। अब देखिए चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये होती है पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोर्शनल कौन होता है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल का इनवर्सली कौन होता है, कैपेसिटेंस। ठीक है, और ये देखिए चार्ज डेंसिटी जो एरिया की क्या होती है, इनवर्सली होती है। कैसे होती है, देखिए कैसे, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया, नहीं होता। अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो सिग्मा क्या होगा, कम हो जाएगा। अब एरिया बढ़ाओगे तो सिग्मा क्या होगा, कम हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम। देखिए सिग्मा कम क्यों होता है एरिया बढ़ाने से, पहले सुन लीजिए, मान लीजिए